हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और हम पॉलिटी की क्लास चल रही थी हमारी, जो आईएएस और पीसीएस के लिए बेसिकली हम पढ़ रहे थे। और उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं उन सब को देखा था। आज हम पढ़ेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम सामान्य भाषा में कैग कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन लगातार आता है, नहीं भी आता है तो हमें ये समझना आवश्यक है, क्योंकि ये शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। चलिए चलते हैं आगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संवैधानिक प्रावधानों को देखेंगे हम कि संविधान में कहाँ कहाँ इसकी व्यवस्था की गई है, नियुक्ति कैसे होती है, इन चीज़ों को। तो भारतीय संविधान के भाग 5, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन से भाग में है, तो भाग 5 में क्या है, ये व्यवस्था है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। भाग 5 के अनुच्छेद की बात की जाए तो 148 से लेकर 151 तक, इन चार जो है 48, 49, 50 और 51, चार अनुच्छेदों में सीएजी के पूरी व्याख्या है कि कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्त कौन करेगा, कितनी पदावधि होगी, इसके बारे में सब सूचना है। अनुच्छेद 148 क्या कहता है, 148 बहुत महत्वपूर्ण है। आईएएस और पीसीएस दोनों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अनुसार ये कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। इसका मतलब क्या है कि भारत में एक परमानेंटली हमेशा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाएगी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस अनुच्छेद के अनुसार सीएजी यानी कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया का पद सृजित किया गया है, तो आंसर होगा आपका अनुच्छेद 148 के तहत, और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय के अनुसार की जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये समझ में आया होगा आपको। आगे देखते हैं। कैग यानी सीएजी, इसके वेतन और भत्ते की अगर बात की जाए, वेतन क्या होगा, भत्ते कौन कौन से मिलेंगे, सेवा शर्तें, नियम क्या होंगे, ये सब निर्धारित करने का अधिकार जो है संसद को दिया गया, कि संसद के पास वह पावर है कि वो कैग के वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें, पेंशन आदि के संबंध में प्रावधान करे। तो संसद को जब ये अधिकार मिला तो संसद अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए क्या एक अधिनियम बनाती है। और अधिनियम क्या बनाया, संसद ने अपने अधिकारों का प्रयोग किया और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियां तथा सेवा शर्तें अधिनियम 1971 पारित किया। और उसने एक अधिनियम बनाया 1971, जिसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक के क्या कर्तव्य होंगे, क्या शक्तियां होंगी, क्या सेवा शर्तें होंगी, इनसे संबंधित प्रावधान किए गए। और इसी अधिनियम के तहत क्या है, लेखा परीक्षक, जिसे हम नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कहते हैं, उसके कार्य एवं शक्तियां तथा वेतन भत्तों के बारे में क्या है निर्धारण किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन का निर्धारण कैसे होता है, तो संसद के द्वारा किया जाता है। संसद ने एक अधिनियम बनाया, उस अधिनियम के माध्यम से इसके वेतन भत्ते, शर्तें, सेवा शर्तें सारी निर्धारित की गई। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, आगे चलते हैं। 1976 में क्या इस अधिनियम में संशोधन किया गया, क्या किया गया, अधिनियम में क्या है संशोधन किया गया। और संशोधन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात की गई कि पहले जो सीएजी थे, सीएजी के दो काम थे, एक तो लेखा परीक्षा करना। लेखा परीक्षा का मतलब इंग्लिश में आप कहेंगे ऑडिट करना, जो अकाउंट्स हैं सरकार के उनकी ऑडिट करना। और दूसरा काम था लेखांकन करना। लेखांकन का मतलब है अकाउंटिंग करना, कि मतलब उनके ब्यौरे रिकॉर्ड्स को सजाना, रखना, उनकी अकाउंटिंग करना। ये दो काम थे सीएजी के 1976 से पहले।
1976 में क्या है, एक संशोधन किया गया और जो लेखांकन यानी अकाउंटिंग का जो काम था उससे हटा दिया गया और कहा गया कि आप केवल लेखा परीक्षा कीजिए, ऑडिट कीजिए। तो 1976 में इस अधिनियम में संशोधन करके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों में क्या है, संशोधन किया गया और महालेखा परीक्षक के जो अकाउंटिंग कार्य थे, इसको हिंदी में कहेंगे लेखांकन के कार्य जो थे, लेखांकन के जो कार्य थे उनको क्या है, अलग कर दिया गया, हटा दिया गया। और अब वर्तमान में महालेखा परीक्षक का कार्य लेखा परीक्षा करना क्या है, लेखा परीक्षा के कई शब्द आपको समझ में आएंगे, देखने को मिलेंगे। सम परीक्षा करना, सम परीक्षा का मतलब भी होता है ऑडिट। कैसा ऑडिट? बहुत अच्छी तरीके से ऑडिट करना। लेखा परीक्षक का भी क्या है, ऑडिट करना है। तो ऑडिट करने का ये जो काम था, ये जो है अब हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक काम करेंगे ऑडिट करने का। इस तरीके से जो अकाउंटिंग का वर्ग था उनसे वो हटा दिया गया, जो अकाउंटिंग का वर्ग था वो हटा दिया गया और ऑडिट का वर्ग जो हमसे पहले से चला आ रहा था वो उस पर कहा गया कि आप इस पे फोकस कीजिए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सन आपको याद होना चाहिए कि किस ईयर में, 1976 में क्या है, ये संशोधन किया गया। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए, इनको हम देख लेते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण, भारत सरकार का एक ऐसा पदाधिकारी जिसकी कार्य करने की जो समय सीमा है वो 6 वर्ष, 6 वर्ष की अवधि तक या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी इसकी पहले हो जाएगी, अपने पद को धारण करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सीएजी का अगर कार्यकाल पूछा जाए तो आप कहेंगे उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष तक की आयु तक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है, हमें अधिकतर 5 याद रहता है, तो 6 वर्ष तक का क्या है, कार्यकाल होता है। वह कभी भी राष्ट्रपति महोदय को, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ये बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि वो अपने कार्य करना नहीं चाहें तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं। उसे पद से हटाना, मान लीजिए वो क्या है, त्याग पत्र नहीं देना चाह रहे और काम भी अच्छा नहीं कर रहे, तो पद से उन्हें हटाया जा सकता है। और पद से हटाने की प्रक्रिया वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया आपको मैंने पहली वीडियोस में आपको बताई हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है। इसके लिए 2 आधार हैं, सिद्ध कदाचार और असमर्थता। इन 2 आधारों पर क्या है, किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो और राज्यसभा, इन सदन में प्रस्ताव लाया जाता है। और प्रस्ताव लाने के लिए यदि वो लोकसभा में प्रस्ताव आएगा तो 100 सदस्यों का अनुसमर्थन उस पर होना चाहिए। यदि वो राज्यसभा में प्रस्ताव है तो 50 सदस्यों का उसमें समर्थन होना चाहिए। और उसके बाद उसकी जांच की जाएगी और जांच करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी जिसमें न्यायाधीश स्तर का कोई क्या है, अध्यक्ष होगा। वो कमेटी जांच करेगी कि आप वास्तव में जो असमर्थता है, जो कदाचार उसने किया है, वो सिद्ध होता है या नहीं। उसके बाद उसे विशिष्ट बहुमत के उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 और सदन संख्या का बहुमत, इससे क्या है, पास करना होगा, तब जाके उसे हटाया जाएगा। तो ये हटाने की जो प्रक्रिया है बहुत महत्वपूर्ण है और हटाने की वही प्रक्रिया है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। चौथा, महालेखा परीक्षक को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। अनुसूची 3, जब आपने अनुसूचियां पढ़ी होंगी तो अनुसूची 3 के बारे में पढ़ा होगा कि सर अनुसूची 3 में जो है क्या है, शपथ प्रतिज्ञान दिए गए, तो उसमें जो है सीएजी कैग की भी क्या है, शपथ प्रतिज्ञान है और उसी के अनुसार इनको शपथ दिलाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा महानियंत्रक लेखा परीक्षक की जो शपथ है वो एक ही है, उनका दोनों का प्रारूप क्या है, एक है। अगला, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बराबर होता है। ये ध्यान रखना है, ये उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उच्चतम न्यायालय के दो तरीके के न्यायाधीश, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद जो न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय के, उनके बराबर की हैसियत रखते हैं, उनके बराबर से ही इन्हें हटाया जाएगा, उन्हीं के बराबर वेतन या है इनको मिलेगा। अब आपसे सवाल मेरा ये है कि आपने अगर सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो देखी है तो आपको बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन क्या होता है, और वही वेतन जो है सीएजी का होगा, कैग का होगा। तो ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वहाँ अपने सेवानिवृत्त के पश्चात अगर कैग जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, भारत सरकार तथा राज्य सरकार में से किसी के अधीन कोई पद धारण नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे प्रावधान दिए गए हैं कि वह जो है भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं करेगा। तो आशा कर रहा हूँ आपको ये समझ में आएगा। अनुच्छेद 148 विस्तृत प्रावधान करता है। आगे चलते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य क्या हैं एवं शक्तियां क्या हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये ऑडिट करेगा, लेखा परीक्षा करेगा, सम परीक्षा करेगा, लेखा परीक्षा करेगा, ऑडिट करेगा। देखिए, ऑडिट करने से पहले आपको समझना चाहिए केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार के क्या है कुछ निगम, निगम का मतलब यहाँ पर कंपनी से है, कुछ कंपनी होती हैं जो सरकारी होती हैं। राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार की भी कुछ कंपनी होती हैं। इसके अलावा जो सरकार के विभाग होते हैं, जिनमें चाहे आप कहिए कोई सा भी विभाग ले लीजिए, जिसमें शिक्षा विभाग हो, चाहे वो सेल टैक्स वाले विभाग हों, चाहे वो नगर निगम नगर पालिकाओं से संबंधित विभाग हों, उन सब का ऑडिट होता है। उन सब के ऑडिट करने की जिम्मेदारी जो है लेखा परीक्षक को है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार, और यूटी को आप मत, यूनियन टेरिटरी के भी यही करेगा। तो उनके लेखा जो उनकी अकाउंटिंग है, उनसे आय और व्यय जो हुई है उसको क्या है ये चेक करेगा, उसका ऑडिट करेगा। तो पहला काम यह भारत तथा प्रत्येक राज्य की और संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि, जो भी संचित निधि होती है उससे जो पैसा खर्च किया जाएगा उसका ऑडिट करेगा कि जो संचित निधि से पैसा खर्च हुआ है, जिस काम के लिए निकाला गया था, क्या उसी में हुआ है या नहीं। आपको याद होगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सीएजी की रिपोर्ट के बाद प्रकाश में आया और उस पर कार्रवाई हुई। तो ये एक महत्वपूर्ण संस्थान है। तो पहला ये भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि, इन सब से क्या है पैसा जो भी निकाला जाएगा उसका ऑडिट करेगा। वह भारत सरकार संघ राज्य क्षेत्र तथा राज्य क्षेत्र के अधीन आने वाली आकस्मिक निधि से किए गए पैसे को भी क्या है देखेगा, उसका भी ऑडिट करेगा, उसकी भी समपरीक्षा करेगा। दो तरह की निधियां, जैसे आकस्मिक निधि कौन देखता है, जो राज्यपाल होता है वहां का राज्य का, और सेंट्रल में क्या है राष्ट्रपति महोदय देखते हैं। संचित निधि को संसद देखती है। इसके अलावा होती है एक पब्लिक अकाउंट, यानी कि लोक लेखा वाली जो है निधि होती है, उसका भी क्या है देखना है। तो ये इसको भी देखेगा कि आकस्मिक निधि से पैसा कैसे खर्च हुआ है। यह देखेगा कि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो आय हुई है, जो व्यय किया गया है, उसकी प्रक्रिया कैसी है, उसके स्रोत और उसकी उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं। ये भी ये देखेगा कि भैया जो सरकार ने व्यय किया है, चाहे वो राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो या संघ राज्य क्षेत्र हो, उसके द्वारा जो खर्चा हुआ है उसमें एक सही प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं। इसी प्रक्रिया के तहत 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की क्या है जांच हुई थी कि उसमें प्रक्रिया को सही अपनाया नहीं गया था। वह भारत सरकार, राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, जो विभाग मैं आपको बता रहा था, भारत सरकार, राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, विभिन्न निगम, निगम का यह मतलब यहाँ पे कंपनी से है, विभिन्न विभागों का, विभिन्न निगमों का लाभ हानि
व्यापार आदि की लेखाओं की क्या है संपरीक्षा करेगा, ऑडिट करेगा। तो ये ध्यान रखना, विभिन्न विभागों का, विभिन्न कंपनियों का, जो सरकारी कंपनियां हैं सरकार से जो पैसा लेती हैं उनका ऑडिट करेगा। इसके अलावा वो सरकारी कंपनियां तो हैं ही, इसके अलावा नगर निगम, नगर निकाय, जिनको नगर पंचायत, नगर पालिकाएं कहते हैं, जिन्हें सरकार से पैसा मिलता है, उनके आय और व्यय की क्या है संपरीक्षा करेगा कि जो पैसा सरकार ने नगर निगम, नगर निकाय, सरकारी कंपनियों को दिया वो कहाँ खर्च हुआ तो वास्तव में सही जगह खर्च हुआ है या नहीं। इसीलिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य आप देखेंगे, ये सेंट्रल का व्यक्ति भले ही है लेकिन ये केंद्र के लिए भी क्या है काम करता है, राज्य के लिए भी और संघ राज्य क्षेत्र के लिए। इनके जो जितने भी विभाग होते हैं, कंपनियां होती हैं, जो भी खर्चे होते हैं उनको ऑडिट करता है क्या वास्तव में सही जगह खर्चा हुआ है या नहीं। तो इसके कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे चलते हैं। ये जो संपरीक्षा करेगा, जो ऑडिट करेगा, उस ऑडिट का जो है ऑडिट की रिपोर्ट किसको भेजेगा, ये महत्वपूर्ण है। तो वित्तीय वर्ष के अंत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा सभी लेखों की क्या है संपरीक्षा की जाती है, उनका प्रतिवेदन दिया जाता है और प्रतिवेदन क्या है राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये केंद्र के लिए भी करेंगे, ये राज्य के लिए भी करेंगे और ये संघ राज्य के लिए भी करेंगे। तो केंद्र के अगर केंद्र से संबंध में रिपोर्ट दी गई है तो वो राष्ट्रपति महोदय को दी जाएगी, अगर राज्य के संबंध में रिपोर्ट दी गई है तो राज्यपाल महोदय को दी जाएगी, और संघ राज्य के क्षेत्र में अगर गवर्नर हैं वहाँ पर अगर विधान पालिका है, विधान परिषद है, विधानसभा है तो गवर्नर को, वरना ये राष्ट्रपति महोदय को क्या है दी जाएगी। तो संपरीक्षा का प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे इस रिपोर्ट को लेकर, राष्ट्रपति जो नियंत्रण के महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट है इसको संसद के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, और संसद क्या करेंगी, संसद इनको जो है लोक लेखा समिति को भेज देंगी। लोक लेखा समिति को कहेंगी कि भैया जो कैग ने रिपोर्ट भेजी है कृपया करके उसकी क्या है समीक्षा कर लीजिए, वो रिपोर्ट कैसी है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक राज्य की लेखाओं की जब परीक्षा करेगा, उनका प्रतिवेदन किसको भेजेगा, राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है, और राज्यपाल उसे क्या है राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। ये अनुच्छेद 151 में लिखा हुआ है साफ साफ कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जितनी भी रिपोर्ट आएंगी राज्य से संबंधित, वो राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएंगी और राज्यपाल राज्य विधानमंडल में रखवाएगा, उनके सामने रखवाएगा। तो अब ये हमने देखा कि जो केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति को मिलेगी, राष्ट्रपति संसद के पास भेजेंगे, संसद जो है लोक लेखा समितियां मैंने आपको जब संसद पढ़ाई थी बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, तो लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी को क्या है रिपोर्ट संसद भेज देगी। इस तरीके से पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए क्या है ये एक मार्गदर्शक है, मित्र है, उनकी सहयोगी कार्य करने वाला है कौन, कैग। तो आगे देखते हैं इसके बारे में भी। शुद्ध आय की गणना, मतलब जो सरकारी कंपनियां हैं उनके द्वारा जो ऑडिट करने के बाद जो क्या है जो उनकी आय निकलेगी, नेट इनकम जो निकलेगी, उसको प्रमाणित कौन करेगा, उसको सर्टिफाई कौन करेगा, ये भी काम करता है कौन, कैग। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार की जितनी भी आय होगी उसका प्रमाण पत्र अंतिम होगा। ये अनुच्छेद 279 ये आ सकता है आईएएस में या पीसीएस में, अभी तक आया नहीं है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो सरकारी कंपनियां होती हैं, सरकारी विभाग, उनकी टोटल आय, शुद्ध आय है कितनी, इस बात का सर्टिफिकेट जो देगा अंतिम जो होगा वो कैग का होगा, यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का होगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संसद जो है लोक लेखा समिति, आपको बताना है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, और यदि सदस्य दोनों सदनों से लिए जाते हैं तो दोनों सदनों से कितने कितने, और इसके अध्यक्ष का चुनाव या अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है, ये आपको हमें बताना है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखी जाएगी, लोक लेखा समिति को प्रस्तुत की जाएगी, कौन, संसद पेश करेगा। और इस प्रकार अगर हम बात करें तो यह लोक लेखा समिति का क्या है, मार्गदर्शक है, मित्र है, मार्गदर्शक के साथ साथ क्या है ये मित्र है।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझ में आया होगा आपको। तो कैग यानी सीएजी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राज्यों के संदर्भ में क्या है, राज्यपाल को देता है। तो अब आप ध्यान में रख लीजिए, क्या कैग जो है केंद्र सरकार के सभी विभाग, राज्य सरकार के सभी विभाग, संघ राज्य क्षेत्र के सभी विभागों का ऑडिट करेगा। वह केंद्र सरकार के जो सरकारी उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम है, जो सरकारी कंपनियां हैं, राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम है, राज्य सरकार की कंपनियां, उन सब की क्या है लेखाओं की जांच करेगा, उनके आय व्यय का ब्यौरा देखेगा, उन सब से संबंधित रिपोर्ट क्या है प्रस्तुत करेगा। और यह रिपोर्ट यदि वो राष्ट्रपति को देता है तो राष्ट्रपति संसद में रखवाते हैं केंद्र के संबंध में, यदि वो राज्यपाल को देंगे तो राज्यपाल विधानमंडल में रखवाएंगे, और संसद की एक लोक लेखा समिति होती है, वो क्या है इस वाली रिपोर्ट को अपना एक आधार मानकर क्या है विभागों की जांच पड़ताल करती है। तो इस तरीके से जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जो रिपोर्ट आई थी कैग ने दी, वो लोक लेखा समिति ने की थी, और लोक लेखा समिति ने फिर ये पाया कि जो कैग के द्वारा रिपोर्ट दी गई है वो सही है, और उसको क्या है प्रकाश में आया बहुत बड़ा घोटाला। तो ये भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से कैग जो है भारत के पैसे पर क्या है ऐसा नियंत्रण रखना चाहता है कि जिसका व्यय और आय एक युक्त संबंध के आधार पर हो, और उसे नियमित किया जा सके, और फिजूल खर्ची मित व्यय जो है बना जा सके, फिजूल खर्च को कम किया जा सके। ये बहुत बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कैग जो है महत्वपूर्ण एक संस्था है। तो आशा कर रहा हूँ आपको कैग के बारे में सारी सूचनाएं मिली हैं और अच्छी भी लगी होंगी। परीक्षा से संबंधित जो भी था मैंने बता दिया। आप सभी हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है, आप वहां जुड़िए। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं आईएएस और पीसीएस की, वो डायरेक्ट हमसे जुड़िए, आपको काफ़ी चीज़ें अच्छी लगेंगी, क्योंकि जो लोग यहां से सिलेक्शन लिए हैं वही आपको यह है अच्छे से गाइडेंस कर पा रहे हैं। तो ठीक है, आशा कर रहा हूं आपको आगे भी मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।